नमस्कार साथियों, मैं सरल पांडे एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। आज का हमारा टॉपिक है वाटर रिसोर्सेस। इसमें हम बेसिकली वाटर इज ए रिन्यूएबल रिसोर्स, वाटर रिन्यूएबल रिसोर्स क्यों है, वाटर स्कैरसिटी क्या होती है, नीड क्या है वाटर कंजर्वेशन की, उसका मैनेजमेंट कैसे किया जा सकता है, मल्टीपर्पज़ रिवर प्रोजेक्ट कौन कौन से हैं, इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट क्या है, नर्मदा बचाओ आंदोलन, सेव नर्मदा मूवमेंट और रेन वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में चर्चा करेंगे। अब देखते हैं वाटर इज अ रिन्यूएबल रिसोर्स। वाटर रिन्यूएबल रिसोर्स क्यों है? तो देखो, जो भैया वाटर है वो कहाँ से ऑब्टेन किया जाता है? मेनली सरफेस रन ऑफ से ऑब्टेन करते हैं, और या तो ग्राउंड वाटर से ऑब्टेन करते हैं। तो जो ग्राउंड वाटर है वो तो धरती के नीचे है, उसको आप या तो बोरिंग से निकालेंगे या कुओं से निकालेंगे। अब जो सरफेस पे रन ऑफ कर रहा है वो बेसिकली नदियों में, झीलों में, झरनों में या फिर हिमालय पे ग्लेशियर के रूप में है, वहाँ से आता है पिघल के। तो क्या होता है कि वाटर जो भी अवेलेबल है नदियों वगैरह में, नदियों, झीलों, तालाबों में, वो क्या होता है? इवेपोरेट करेगा। तो जब इवेपोरेट करेगा तो कहाँ जाएगा? स्काई में जाएगा ना। तो बादलों में जाके वो क्या करेगा? फिर से प्रेसिपिटेट करेगा। तो भैया जब ये प्रेसिपिटेशन होगा फिर ये बादलों में जाएगा, फिर अर्थ पे आएगा, तो इसको क्या बोलेंगे? एक हाइड्रोलॉजिकल साइकिल बनाता है। तो जब हाइड्रोलॉजिकल साइकिल बनाएगा तो रिचेंज होता रहेगा, रिन्यू होता रहेगा। अब ऑल वाटर मूव विद इन द हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। जितने भी टाइप के वाटर हैं वो एक हाइड्रोलॉजिकल साइकिल के अंदर चलते ही चलते रहते हैं, इंश्योरिंग दैट वाटर इज रिन्यूएबल रिसोर्स। और यह इंश्योर करते हैं कि वाटर एक रिन्यूएबल रिसोर्स है। द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर रिसोर्स वरीज और स्पेस एंड टाइम। ये स्पेस और टाइम पर निर्भर करता है, मेनली ड्यू टू द वेरिएशन इन सीजनल एंड एनुअल प्रेसिपिटेशन। जो सीजनल और एनुअल बरसात होती है या प्रेसिपिटेशन होता है या बर्फबारी होती है, जिस टाइप से भी ये धरती पर आता है पानी के रूप में, उससे क्या होता है? उसकी वजह से मेन उसकी वजह क्या है? स्पेस और टाइम। अब वाटर स्कैरसिटी एंड नीड फॉर वाटर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट। वाटर स्कैरसिटी क्या है, वाटर कंजर्वेशन के लिए नीड क्या होती है बेसिकली, और उसका मैनेजमेंट कैसे किया जा सकता है। तो जहाँ भी वाटर कमी है, हमारी वो डिमांड को पूरी नहीं कर पा रहा है, हमें जितना यूज है वाटर का उतना वो यूज नहीं, कब अवेलेबल पानी नहीं है, तो उसको क्या कहेंगे? वाटर स्कार्सिटी। तो वाटर स्कार्सिटी लैक ऑफ फ्रेश वाटर रिसोर्सेस टू मीट द डिमांड ऑफ वाटर यूजेज विद इन अ रीजन। व्हेन वाटर इज लैक, नोन एज वाटर स्कार्सिटी। अब मेन काज क्या हैं वाटर स्कार्सिटी के? तो वाटर स्कार्सिटी के मेन काज क्या हैं? ओवर एक्सप्लॉयटेशन। हम क्या करते हैं? पानी को बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयट कर रहे हैं। चल, पीना है हमें 4 लीटर पानी, यूज कर रहे हैं हम 10 लीटर पानी, 5 बह गया। एक्सेसिव यूज, हम उसको एक्सेसिव यूज कर रहे हैं। कपड़े धोने में ज़रूरत है 10 लीटर वाटर की, आप यूज कर रहे हैं 50 लीटर वाटर। एंड अनइक्वल एक्सेस टू वाटर एमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप। और क्या है? अलग अलग सोशल ग्रुप जो हैं उनके पास वाटर की डिमांड और सप्लाई नहीं है। जब पुअरर सेक्शन है तो भैया वो नहीं कर पाएगा 200 फीट बोरिंग, उसको वाटर कहाँ से उपलब्ध नहीं हो पाएगा। अब देखिए, तमिलनाडु के लोगों को खारा पानी है, यूपी वालों को मीठा पानी, फ्रेश वाटर उपलब्ध है। तो तमिलनाडु के लोगों को स्कार्सिटी ना हो इसलिए कहाँ यूपी से सप्लाई किया जाएगा। तो जब यूपी वाले इस पानी को कंजर्व कर ही नहीं पा रहे हैं, ये पानी पूरा गंदा हो जा रहा है, तो तमिलनाडु वाले तो प्यासे रह जाएंगे ना। तो इसकी वजह से क्या है? वाटर स्कार्सिटी है। अब वाटर स्कार्सिटी में भी एन आउटकम ऑफ लार्ज एंड ग्रोइंग पॉपुलेशन। अब खूब ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ रही है, ठीक, तो उनकी क्या है? डिमांड भी वाटर की बढ़ेगी, और जितने ज़्यादा डिमांड बढ़ेगी तो वाटर भैया अनइक्वल हो जाएगा। और जितनी डिमांड अगर उसके हिसाब से सप्लाई हो गई तो ठीक, तो वाटर तो भैया लिमिटेड है, तो क्या हो जाएगा? वाटर स्कार्सिटी हो जाएगी। नेक्स्ट क्या है? टू फैसिलिटेट हायर फूड प्रोडक्शन। जितना ज़्यादा फूड प्रोडक्शन चाहिए उतना ज़्यादा उसको वाटर चाहिए। लगभग 5000
से 5500 लीटर वाटर 1 किलो राइस को प्रोडक्ट करने में लगता है। तो इस वजह से क्या होंगे, वाटर रिसोर्सेज को ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया जाएगा, इरिगेटेड एरिया को ज़्यादा एक्सपेंड किया जाएगा, ड्राई सीजन एग्रीकल्चर की जाएगी, तो इसकी वजह से वाटर स्कार्सिटी हो जाएगी। अब इंटेंसिव इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा, अर्बनाइजेशन होगा, तो इनकी वजह से क्या होगा, जो भी फ्रेश वाटर रिसोर्सेस हैं उन पे ज़्यादा से ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा, उनका वाटर अच्छे वाटर यूज कर लिया जाएगा, वो गंदा पानी बन के निकल जाएगा। इवन इफ़ वाटर इज सफिशेंटली अवेलेबल, ये क्या कह रहे हैं कि मैं मानता हूँ हालांकि वाटर क्या है, सफिशेंटली अवेलेबल है टू मीट द नीड्स ऑफ द पीपल, जो लोगों की नीड को पूरा कर सकता है। मच ऑफ इट इज मे बी पॉल्यूटेड बाय डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट, लेकिन क्या है, इससे ज़्यादा से ज़्यादा पानी क्या है, इंडस्ट्रियल वेस्ट या डोमेस्टिक वेस्ट से पॉल्यूटेड है। केमिकल हैं उसके अंदर, पेस्टिसाइड पहुंच गए हैं, फर्टिलाइज़र जो हमने एग्रीकल्चर में यूज किए वो जब बरसात हुई तो क्या हुए, धीरे धीरे चले गए नदियों में, वहाँ जाके जमा हो गए, तो उन्होंने क्या किया, वाटर को पॉल्यूट कर दिया, उसकी वजह से वाटर स्कार्सिटी हो गई। नेक्स्ट आते हैं जल जीवन मिशन। अब भैया जब वाटर स्कार्सिटी हो गई तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने सोचा कि एक मिशन चलाया जाए, जिससे क्या होगा, हर आदमी को 55 लीटर पानी, हर हाउस होल्ड को, जो रूरल ग्रामीण लोग हैं उसको 55 लीटर पानी पर डे दे दिया जाए। तो द गोल ऑफ JGM इज टू इनेबल एवरी रूरल हाउस होल्ड टू गेट एन अस्योर्ड सप्लाई ऑफ पोर्टेबल पाइप्ड वाटर। पोर्टेबल पाइप वाटर लगा दिया गया और पाइप से वाटर उनको भेजा जा रहा है लगभग 55 लीटर पर कैपिटा पर डे। और आगे इसको कैसे इंश्योर किया जा रहा है कि फंक्शनलिटी, जो टैप वाटर लगाया गया वहाँ पर एक मीटर लगा दिया गया और वहाँ पर एक टोटी लगा दी गई, उससे मीटर में पता चलता है कि आपको 55 लीटर वाटर मिल चुका है। अब देखिए वाटर कंजर्वेशन के लिए नीड क्या है, तो नीड क्यों है उसकी, क्योंकि सस्टेनेबल रिसोर्स मैनेजमेंट करने के लिए। सस्टेनेबल रिसोर्स मैनेजमेंट क्या है कि आज हम उसको इतना कंजर्व कर दें कि हमारी जो फ्यूचर जनरेशन होगी उनको अच्छे से अच्छा रिसोर्स उपलब्ध हो सके, और जब वाटर के बारे में आएगी तो हम वाटर को इतना कंजर्व करें, बचाएं कि आगे आने वाली जनरेशन को उचित मात्रा में पानी मिल सके। मिटिगेटिंग वाटर स्कार्सिटी, हमको वाटर स्कार्सिटी को मिटिगेट करना है। मेनी रीजन फेस वाटर स्कार्सिटी, बहुत सारे रीजन क्या हैं, उनको वाटर स्कार्सिटी फेस कर रहे हैं क्योंकि वहाँ पर वाटर उपलब्ध नहीं है। एंड कंजर्वेशन हेल्थ बैलेंस सप्लाई एंड डिमांड, और जब हम कंजर्व करेंगे तो उनको हम सप्लाई कर सकते हैं वाटर को, या उनकी डिमांड को पूरा कर सकते हैं। प्रिजर्विंग एक्वाटिक इकोसिस्टम, अब इसकी वजह से क्या कर सकते हैं, हम एक्वाटिक इकोसिस्टम को प्रिजर्व कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, हम वाटर को कंजर्व करेंगे, उसको एक जगह पर इकट्ठा करेंगे, वहाँ पर तो क्या होगा, बहुत सारे एक्वाटिक एनिमल और छोटे छोटे प्लांट उसमें उगेंगे, उनसे हमारा इन्वायरमेंट पॉल्यूशन कम पड़ जाएगा। रिड्यूसिंग एनर्जी कंजप्शन, इनकी वजह से क्या होगा, एनर्जी कंजप्शन को हम रिड्यूस करेंगे। जब वाटर ट्रीटमेंट कम करना पड़ेगा, उसका डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा कम आएगा, तो क्या होगा, हमारी एनर्जी कम लगेगी। एग्रीकल्चरल इफिशियंसी, हमें इफिशिएंट मात्रा में वाटर उपलब्ध होगा कि हम उसमें एग्रीकल्चर के लिए यूज कर सकें, क्योंकि हमने ऑलरेडी वाटर को कंजर्व करके रखा हुआ है। इकोनॉमिक बेनिफिट, और जब इतना सारा कुछ हो जाएगा, जब हमें पानी उपलब्ध हो जाएगा, हमें उसका ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा कम लगेगा, हमको ट्रीटमेंट कम करना पड़ेगा, तो उसकी वजह से क्या होगा, हमको इकोनॉमिक बेनिफिट होगा, इंडिविजुअल लेवल पे भी होगा, बिजनेस को भी इकोनॉमिक बेनिफिट होगा और गवर्नमेंट को भी होगा, क्योंकि उनको ज़्यादा खर्चा नहीं करना पड़ेगा। एड्रेसिंग क्लाइमेट चेंज, जब वाटर कंजर्व होगा, वो गंदा नहीं होगा, तो हम उसको मिटिगेट कर सकते हैं क्लाइमेट चेंज को। मिनिमाइजिंग वाटर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन मिनिमाइज कर सकते हैं कैसे, जब हम वाटर से रिमूव कर देंगे पॉल्यूटेंट तो वाटर पॉल्यूशन कम पड़ जाएगा। अब आते हैं मल्टीपर्पज़ रिवर प्रोजेक्ट एंड इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट। अब मल्टीपर्पज़ रिवर प्रोजेक्ट क्या है, बेसिकली यहाँ पर डैम और रिजर्वायर बनाए जाते हैं। तो डैम और रिजर्वायर बनाने का मेन मकसद क्या है कि वाटर फ्लो जो है उसको रोका जा सके, उनको वाटर फ्लो की वजह से जितनी भी दिक्कतें होती हैं वो दिक्कतें ना आए, तो इसके लिए क्या है, डैम बनाए जाते हैं। तो डैम इज अ बैरियर, क्या है, एक बैरियर लगाया गया
ए क्रॉस फ्लोइंग वाटर दैट ऑब्स्ट्रक्ट। तो क्या करता है, वाटर को ऑब्स्ट्रक्ट करता है, यानी उसमें बाधा उत्पन्न कर देता है उसके बहने में। रिटार्टेड, उसकी गति को धीमा कर देता है। डायरेक्ट, या उसको डायरेक्ट करता है। ऑफन क्रिएटिंग अ रिजर्वायर, लेक और इम्पाउंडमेंट। हम रिजर्वायर बना देते हैं या लेक बना देते हैं, कोई इम्पाउंडमेंट टाइप का बना देते हैं, जिससे क्या होगा, वाटर धीरे हो जाएगा और उसकी वजह से फ्लडिंग वगैरह रुक जाएगी। अब डैम रिफर्स टू द रिजर्वायर रेदर देन द स्ट्रक्चर। डैम किसको रेफर करते हैं, रिजर्वायर को, रेदर देन द स्ट्रक्चर। जवाहरलाल नेहरू प्रोक्लेम्ड द डैम्स एज द टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडिया। जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा था कि टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडिया होते हैं आपके डैम। क्यों, क्योंकि दे इंटीग्रेट द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। वो क्या करेंगे, एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट करेंगे। तो भैया रूरल इकोनॉमी कहाँ डिपेंड करती है, एग्रीकल्चर पे। तो विलेज इकोनॉमी बढ़ेगी, और जब विलेज इकोनॉमी बढ़ेगी तो रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन ग्रोथ होगा। जब विलेज इकोनॉमी, देखो रूरल, जब एग्रीकल्चर बढ़ेगा तो एग्रीकल्चर बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा, रॉ मटेरियल। जब रॉ मटेरियल मिलेगा इंडस्ट्री को, तो इंडस्ट्री भी ग्रोथ करेगा। हाँ, और इंडस्ट्री ग्रोथ करेगी तो अर्बन इकोनॉमी करेगी, और अर्बन इकोनॉमी करने के साथ जब एग्रीकल्चर बढ़ेगा तो यहाँ पर कौन कर रहा है इसको, रूरल लोग, तो वो भी बढ़ेंगे, उनकी भी इकोनॉमी बढ़ेगी। दे प्रोवाइड वाटर फॉर एजुकेशन। जब यहाँ डैम होगा तो डैम से क्या करेंगे, इरिगेशन के लिए वाटर मिलेगा। दे प्रोवाइड वाटर फॉर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। यहाँ पर हम टर्बाइन लगा देंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन होगा। प्रोवाइड वाटर सप्लाई फॉर डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल यूजेस। हम वाटर सप्लाई को डोमेस्टिक या इंडस्ट्रियल यूज के लिए प्रयोग कर सकेंगे। हेल्प इन फ्लड कंट्रोल, हम उससे फ्लड कंट्रोल कर सकते हैं। प्रोवाइड रिक्रिएशन, हेल्प इन इनलैंड नेविगेशन, यूजफुल फॉर फिश ब्रीडिंग। नेविगेशन कर सकते हैं इनलैंड, रिक्रिएट कर सकते हैं, एंड फिश ब्रीड वहाँ पर हम कर सकते हैं। अब आते हैं मोस्ट ऑफ द ऑब्जेक्शन टू द प्रोजेक्ट अरोज ड्यू टू देयर फेल्यूर टू अचीव देयर पर्पज ऑफ व्हिच दे वर बिल्ट। अब इतनी तो खूबियाँ हो गई, तो कमियाँ भी कुछ होनी चाहिए। तो आयरनकली डैम्स दैट वर कंस्ट्रक्टेड टू कंट्रोल फ्लड। डैम फ्लड को कंट्रोल करने के लिए बनाए गए थे, हैव ट्रिगर्ड ड्यू फ्लड। उन्होंने क्या किया, फ्लड को ही जन्म दे दिया। ड्यू टू सेडिमेंटेशन इन द रिजर्वायर। रिजर्वायर में क्या हुआ, सेडिमेंटेशन हो गया। मोरेवर द बिग डैम्स हैव मोस्टली बीन अनसक्सेसफुल इन कंट्रोलिंग फ्लड। ज़्यादातर क्या हुआ कि जितने भी बड़े डैम थे वो असफल रह गए फ्लड को कंट्रोल करने में। एट द टाइम ऑफ एक्सेसिव रेनफॉल, जब बहुत ज़्यादा मात्रा में बरसात हो जाती है। द फ्लड हैव नॉट ओनली डिवास्टेटेड लाइफ, वो केवल लाइफ को ही नहीं डिवास्टेट करते हैं, ख़त्म करते हैं, एंड प्रॉपर्टी, बट आल्सो काज एक्सटेंसिव सॉइल इरोजन। जब भैया डैम से एक बैग पानी छोड़ा जाएगा तो क्या होगा, वाटर सॉइल में गड्ढे हो जाएंगे, तो अर्थ सॉइल इरोजन होगा। सेडिमेंटेशन आल्सो मीन्ट दैट द फ्लड प्लेन वर डिप्राइव्ड ऑफ सिल्ट। सेडिमेंटेशन, जब सेडिमेंट आ जाएगा तो सिल्ट क्या होगा, डिप्राइव हो जाएगी, और उसकी वजह से क्या होगा, जो नेचुरल फर्टिलाइजर है उसमें जब आपकी क्या इकट्ठा हो जाएगा, सेडिमेंट इकट्ठा हो जाएगी, तो उससे लैंड डिग्रेड कर जाएगा। इट वॉज ऑल्सो ऑब्जर्व दैट द मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट इंड्यूस्ड अर्थक्वेक। जब एक जगह लाखों लीटर पानी इकट्ठा होगा तो क्या होगा, अर्थ सप्रेस होगी, तो उसकी वजह से क्या होगा, अर्थ में हलचल होगी, अर्थक्वेक आ जाएंगे। कॉजिंग वाटर बॉर्न डिजीज, उसकी वजह से वाटर बॉर्न डिजीज, जब एक जगह इकट्ठा होगा पानी तो वाटर बॉर्न डिजीज पैदा होंगे, उसमें पेस्ट पैदा हो जाएंगे। एंड पॉल्यूशन रिजल्टिंग फ्रॉम एक्सेसिव यूज ऑफ वाटर, और उसकी वजह से पॉल्यूशन हो जाएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा वाटर मात्रा में यूज किया जाएगा। देखो अगला क्या है, नर्मदा बचाओ आंदोलन और सेव नर्मदा मूवमेंट। तो नर्मदा बचाओ आंदोलन क्या है और सेव नर्मदा मूवमेंट, तो इट इज़ ए नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। नर्मदा बचाओ मूवमेंट क्या था, एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन था दैट मोबिलाइज्ड ट्राइबल पीपल, फार्मर, इन्वायरमेंटलिस्ट एंड ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट अगेंस्ट द सरदार सरोवर डैम बीइंग बिल्ट अक्रॉस द नर्मदा रिवर इन गुजरात। गुजरात की नर्मदा रिवर पर एक डैम बनाया जा रहा था जिसका नाम था सरदार सरोवर डैम। तो उस टाइम पर क्या हुआ, वहाँ के जो ट्राइबल पीपल थे, किसान थे, इन्वायरमेंटलिस्ट थे, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट थे, उन्होंने क्या किया, उसके मूवमेंट किया कि यहाँ पर ये नहीं बनना चाहिए, क्योंकि उनका मेन फोकस क्या था, द मेन फोकस वाज इन्वायरमेंटल इशू रिलेटेड टू ट्री, क्योंकि वहाँ पर जो ट्री थे वो सबमर्ज हो गए थे वाटर के नीचे जो डैम था। रिसेंटली
अभी तत्काल क्या हुआ, उन्होंने क्या किया, फिर से फोकस किया और एम बनाया कि जो पुअर पीपल डिस्प्लेस हो गए उनको फिर से रिहेबिलिटेट किया जाए, फिर से उनको घर दिया जाए, पुनर्वास किया जाए फ्रॉम द गवर्नमेंट के द्वारा। अब देखो नेक्स्ट आपका टॉपिक है रेन वाटर हार्वेस्टिंग। नीड क्या है रेन वाटर हार्वेस्टिंग की? रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज नीडेड टू प्रोवाइड इट फॉर एग्रीकल्चर। क्या नीड है? एग्रीकल्चर के रेन वाटर प्रोवाइड किया जाए। कलेक्ट ड्रिंकिंग वाटर को कलेक्ट किया जाए। इरिगेट द फील्ड को इरिगेशन के लिए। एंड मॉइस्चर द सॉइल को मॉइस्ट करने के लिए। रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज अ वाइबल अल्टरनेटिव, एक वाइबल अल्टरनेटिव है वो सोशियो इकोनॉमिकली एंड इन्वायरमेंटली टू मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट। मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट के लिए ये एक अल्टरनेटिव साबित हो सकता है क्यों, और सोशियो इकोनॉमिकली रूप से लोगों को फायदा पहुंचा सकता है। अब ट्रेडिशनल मेथड क्या है? इन हिल एंड माउंटेन्स रीजन, जो भी हिली और माउंटेनियस रीजन है, पीपल बिल्ड डाइवर्जन चैनल। वहाँ पीपल क्या करते हैं, एक डाइवर्जन चैनल बनाते हैं जो पानी को मोड़ता है, लाइक द गुल एंड कुल्स, जो को क्या बोला जाता है, गुल या कुल, आर द वेस्टर्न हिमालय फॉर एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर पर्पज के लिए वहाँ डाइवर्जन चैनल बनाए जाते हैं वेस्टर्न हिमालय में। रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग, इसको बेसिकली राजस्थान में टंका बोलते हैं। टंका बेसिकली टैंक्स वाज कॉमनली प्रैक्टिस टू स्टोर ड्रिंकिंग वाटर पर्टिकुलरली इन राजस्थान। वो किस लिए प्रैक्टिस किया जाता है कि अपना ड्रिंकिंग वाटर वो क्या करते हैं, वहाँ पर पानी की कमी होती है थार क्षेत्र में, तो वहाँ पर वाटर को स्टोर करते हैं ताकि जब वाटर की कमी हो जाए, अगल बगल वाटर सूख जाए, तो वो उसको ड्रिंक कर सके। इन द फ्लड प्लेन ऑफ बंगाल, जो बंगाल का फ्लड प्लेन है, पीपल डेवलप्ड इनूडेशन चैनल। पीपल क्या करते हैं, एक इनूडेशन चैनल बनाते हैं, पानी को मोड़ते हैं और ले जाते हैं कहाँ, अपनी फील्ड को इरिगेशन करने के लिए। इन सेमी एरिड एंड एरिड रीजन, जो अर्धशुष्क या शुष्क रीजन है, कहाँ के, राजस्थान के, एग्रीकल्चरल फील्ड वर कन्वर्टेड इनटू रेनफेड। एग्रीकल्चरल फील्ड को किस में कन्वर्ट कर दिया गया है, रेनफेड में। दैट अलाउ द वाटर टू स्टैंड, जो क्या करता है, वाटर को स्टैंड रहने के लिए या खड़ा जल उनको चाहिए तो उसको अलाउ करता है। और मॉइस्चर द सॉइल, और सॉइल को मॉइस्ट करता रहता है। क्या बोलते हैं उसको, खादीन जैसलमेर में और जोहाद इन अदर पार्ट ऑफ राजस्थान। अब बम्बू ड्रिप इरिगेशन क्या है? इट इज ए 200 ईयर ओल्ड सिस्टम, लगभग 200 साल पुराना सिस्टम है ऑफ टैपिंग स्टीम एंड स्प्रिंग वाटर बाय यूजिंग बम्बू पाइप्स। क्या स्ट्रीम जो चल रही है या स्प्रिंग वाटर होता है उसको क्या वहाँ पर एक बम्बू पाइप लगाते हैं, तो हाइयर लेवल से लोअर लेवल पर क्या करते हैं, वाटर लेकर जाते हैं विद द हेल्प ऑफ ग्रेविटी। फीचर क्या है इसके, 18 to 20 लीटर वाटर को बम्बू में इंटर करता है और लगभग जहाँ ये ट्रांसपोर्ट करता है 100 मीटर तक, और जब फाइनली इसको पहुँचाना होता है प्लांट पे, तो लगभग 20 से 80 ड्रॉप पर मिनट की दर से ये हर प्लांट को वाटर पहुँचा देता है। द फ्लो ऑफ वाटर इनटू द पाइप्स इज कंट्रोल्ड बाय मैनिपुलेटिंग द पाइप पोजीशन, और जो उसका फ्लो और कंट्रोल कैसे करते हैं, उसको पाइप को मैनिपुलेट करते रहते हैं। इफ द पाइप्स पास अ रोड, अगर पाइप रोड को पास करता है, दे आर टेकन हाई अबव द लैंड, तो उनको क्या करते हैं, लैंड से हाई रखते हैं। अब आपका चैप्टर यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको चैनल पे वीडियो रेगुलर चाहिए और अच्छी लगी है तो कृपया लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमें पता चल सके कि हम क्या दे पा रहे हैं आपको और आप कितना गेन कर पा रहे हैं। धन्यवाद।